Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss fourth part of biomolecule unit. So today we are going to discuss amino acids. तो आज हम आपके साथ अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। नाम से ही क्लियर है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे बायोमोलिक्यूल जिसमें एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। एमाइन किसको कहते हैं आपका NH2 को, और एसिड किसको कहते हैं जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं उन्हें अमाइनो एसिड कहते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल की बात करूं तो NH2, CH2 और COH, ये सबसे छोटा एमिनो एसिड माना जाता है। इसका नाम जो है वो है ग्लाइसिन एमिनो एसिड है। और यहाँ पे अगर जनरली इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे R की जगह अलग अलग ग्रुप चेंज करते रहो तो नए नए एमिनो एसिड्स मिलते रहेंगे। कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, इस टाइप के भी एमिनो एसिड चलते हैं। तो मेनली फ़िलहाल तो हम ग्लाइसिन वाले पे ही बात कर रहे हैं और चेंज कर करके R ग्रुप को चेंज कर करके हम डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली 22-23 के आसपास, जनरली 20 बोला जाता है बट 22-23 होते हैं एमिनो एसिड्स। ग्लाइसिन, एलानीन, वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ऐसे कई सारे एमिनो एसिड्स हैं जिनके बारे में स्टडी करना होता है। दो टाइप के जनरली माने जाते हैं, एक एसिडिक बेसिक, और एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए, अल्फा बीटा गामा टाइप हो गए, और आपके पास एक जो टाइप माने जाते हैं वो आते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th वालों से भी पूछा जाता है। 12th वालों के लिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल से ज़्यादातर बातें पूछी जाती हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारी बॉडी में ही डेवलप होते रहते हैं। और नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन हमें उन्हें बाहर के किसी सोर्स से लेना होता है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे हम कुछ खाने पीने से, मछलियाँ खाने से, मक्खन खाने से, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, इन सब चीज़ों से बाहर से हम जो लेते हैं वो वाले एमिनो एसिड्स नॉन इसेंशियल्स कहलाते हैं। और जो कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते रहते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी और बॉडी को की नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, वो आपके एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर इस आज की लेक्चर में कुछ मेजर पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली इस टॉपिक पे फोकस रहेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। एक तो ये बात करेंगे, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पे बात करेंगे। जो मैं समझाऊंगा उसी में ही ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो कि इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। एक और टॉपिक पे बात करें इंपॉर्टेंट वाला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी खास है, ज्विटर आयंस, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, और उस बात को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो आओ सीखें। NH2, CH2, COOH, COOH। तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक है। NH2 के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर जिनके पास होते हैं वो बेसिक होते हैं। एसिड है तो क्या देंगे, H+ देंगे। लोन पेयर है तो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये इससे H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करता है और आपका क्या फॉर्म कर देगा, NH3 पॉजिटिव, CH2 और आपका COO नेगेटिव। आपके पास ये ग्रीक वर्ड, इसी को कहते हैं आपका ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसी को, ज्विट ग्रीक वर्ड है, और इस ज्विट का मतलब होता है डबल। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी चीज़ें जिनमें दो आयन होते हैं या दो चार्ज होते हैं, उन्हें ज्विटर आयंस कहा जाता है। तो ये जो आपका जो स्पीसीज़ है, आप इसे क्या कह सकते हैं, ज्विटर आयन। तो यही ज्विटर आयन है। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होता रहता है। भाई इस पे नेगेटिव आ गया, फिर से नेगेटिव प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रल इस फॉर्म को बना देगा। तो चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों ही न्यूट्रल माने जाते हैं। दोनों के दोनों ही न्यूट्रल माने जाते हैं और दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, ना इसमें कोई डिफरेंस है ना इसमें कोई डिफरेंस है। ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, ये एक दूसरे में बहुत स्पीड से या तेज़ी से इंटर कन्वर्टिबल होता रहता है, ये इसमें और ये इसमें। तो दोनों ही एक ही चीज़ है और इनको जनरली पूछा जाए तो ये न्यूट्रल माना जाता है। इस बात को ध्यान रखोगे, ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ज्विटर आयन आपका फॉर्म हुआ है, तो शायद ज्विटर आयन वाला टॉपिक तो कवर हो गया होगा। अब आप समझो
एट लो पीएच, एट लो पीएच, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, जनरली हम उसे क्या कहते हैं, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं। तो जब कभी भी हम इसे लो पीएच पर रखेंगे और एसिडिक मीडियम में लिखेंगे, चलो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एट लो पीएच कह देता हूँ, और लो पीएच पर क्या होगा आपके पास, कौन सा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा। तो एसिडिक मीडियम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वहाँ नहीं दिखा रहा, इधर दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। क्यों बनाया इधर अभी बताता हूँ। तो ये निगेटिव वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस H+ को एसिडिक मीडियम से क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसको काइन में बना देगा, NH2 पॉजिटिव, CH2 और COOH। अगर बोलूँ तो ये काई का फॉर्मेशन कर रहा है, कैटायन का। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका बेसिक मीडियम है, लो पीएच नहीं, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, हाई पीएच कह रहे हैं, और क्या कह देंगे हम इसे, बेसिक मीडियम कह देंगे। तो बेसिक मीडियम तब होता है जब कौन सा वाला आयन लेते हैं हम, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, तो जब H+ को ले जाएगा तो H2O बाहर कर देगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा आपका क्या, NH2 CH2 और COO नेगेटिव। और ध्यान दो तो काई का फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन कर देगा। वहाँ काई का फॉर्मेशन कर रहा था, कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा था। तो एसिडिक मीडियम में कैटायन का और बेसिक मीडियम में एनायन का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेगा तो ये जो कैटायन होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जब ये पॉजिटिव वाला है तो किधर की तरफ मूव करेगा, मूव्स टूवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड। किधर की तरफ मूव करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब क्या होता है, एनोड पर कहा जाता है कि निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो तो एनोड पर पॉजिटिव होता है। तो ये कंफ्यूजन बना रहता है कि एनोड पे जाएगा या कैथोड पे। तो आप बोलना मूव करता है किधर की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब वो एनोड हो या कैथोड हो, चाहे आपने गैल्वेनिक सेल लिया हो चाहे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हो, तो आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए ये कैटायन है तो किधर की तरफ मूव करेगा, सेल में निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अब ये जो एनायन बना है ये किधर की तरफ मूव करेगा, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये बोलो चाहिए, मैंने बोला है आपको दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में निगेटिव इलेक्ट्रोड और बेसिक मीडियम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मतलब मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट आयंस का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, या इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। हिंदी में इसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं, कि आपके पास जो पार्टिकल है, कण है, वो वैद्युत में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इसी को इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो किसी भी अपोजिट चार्जेस का अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। आपके पास दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक तो ज्विटर आयन और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तीसरा पॉइंट रह गया ये। अब एक ऐसा पीएच वैल्यू एट पीएच वैल्यू, एक ऐसा पीएच वैल्यू जिस फॉर्म में, जिस पीएच वैल्यू पर ना तो वो ये बने और ना ही वो ये बने, वो ऐसा ही रहे जैसा वो है, या तो ये या तो ये। एक ऐसा पीएच वैल्यू, आप कह रहे थे लो पीएच पर ऐसी हरकतें शो कर रहा था, हाई पीएच पर वो ऐसी हरकतें शो कर रहा था। तो एक ऐसा पीएच वैल्यू जिस पीएच वैल्यू पर ये ऐसा ही रहे या ऐसा ही रहे। तो ऐसा पीएच वैल्यू कब होगा, 7 पे होगा, क्योंकि 7 ही क्या होता है, ऐसा पीएच वैल्यू होता है जब न्यूट्रल होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। हमेशा पीएच वैल्यू 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो अलग चीज है। बट किसी हर एमिनो एसिड्स का अलग अलग पीएच वैल्यू पर वो इस रूप में रहता है, और जब वो इस रूप में रहेगा तो ना तो इलेक्ट्रोड, ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा ना निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि ना तो एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही कैथोड की तरफ। तो एक ऐसा पीएच वैल्यू जिस पीएच वैल्यू पर एमिनो एसिड ऐसे या ऐसे ही रहता है, कैटायन एनायन नहीं बनता और एनोड और कैथोड की तरफ मूवमेंट भी नहीं करता, उस पीएच वैल्यू को ही ये भाई साहब कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक विभव, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, या सम विभव बिंदु कहते हैं। तो ये आपका एमिनो एसिड्स हो गया। एमिनो एसिड्स के बाद ये बेसिकली यही पॉइंट चलते हैं
इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चलता है वो चलता है पेप्टाइड। क्या चलता है? पेप्टाइड। तो एमिनो एसिड की यूनिट जनरली NH2 CH2 COOH, फिर से लिख रहे हैं NH2 CH2 और COOH, ये दो यूनिट आपस में जुड़ी और जुड़ करके क्या करेगी? OH, और यहाँ से एक H को क्या कर दिया इसने? बाहर कर दिया, और क्या बन जाएगा आपका? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर NH CH2 और COOH। तो एमिनो एसिड की यूनिट जुड़ जुड़ करके जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है उसे कहते हैं पेप्टाइड्स। और जिस बॉन्ड के थ्रू एमिनो एसिड की यूनिट जुड़ी थी, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड आया था, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो एमिनो एसिड्स की यूनिट जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, एक पॉलीमर बन गया या डाइमर है क्योंकि दो यूनिट जुड़ी थी। सपोज आप सोचो कितनी यूनिट जुड़ी थी? 2, तो कितने H2O बाहर हुए थे? 1। अगर 3 यूनिट जुड़ती तो कितने H2O बाहर होते? 2। 4 यूनिट जुड़ती तो 3 H2O बाहर होते। मतलब जितनी भी यूनिट जुड़ेंगी उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं जनरली लिखूँ इसे N मान लूँ और इसे भी N मान लूँ, तो आपके पास टोटल 2N यूनिट्स हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे? उससे एक कम 2N-1 H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास इस वाले से भी H बाहर निकलेगा, और यहाँ से भी आपका COOH था, जो COOH बनना था, यहाँ से भी OH बाहर होता, इसकी भी वैलेंसी खुल जाती, और जनरली आप इसे पॉलीमर के रूप में ऐसे दिखा सकते थे। तो इसको आप पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड्स कह देते हैं, और इस बॉन्ड को जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आप ध्यान दो तो ये CONH2 एमाइड ग्रुप होता है, तो इसे पॉलीएमाइड भी कहते हैं। और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब एमिनो एसिड्स की यूनिट जुड़ रही है और कुछ कुछ चीज़ें बाहर भी निकलती हैं। अगर कुछ भी बाहर नहीं निकलता, सब जुड़ जाता, तो उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं? रिमूव हो जा रहे हैं, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ इसी को पेप्टाइड्स कहते हैं। आपके पास यहाँ पर ये जो N की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। 2 यूनिट जुड़ेंगी तो डाईपेप्टाइड, 3 यूनिट जुड़ेगी तो ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ेगी तो टेट्रा, और बहुत सारी जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स। और अगर ये N की वैल्यूज़ 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 100 या 100 से ज़्यादा यूनिट एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़ जाए और जुड़ करके कोई पेप्टाइड का फॉर्मेशन करे, तो आप उसे प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। तो एमिनो एसिड्स की बहुत सारी यूनिट, 100 से ज़्यादा यूनिट जब आपस में जुड़ती है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तब उन्हें पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड्स तो कहते ही हैं, लेकिन उन पेप्टाइड्स को ही क्या कह देते हैं? प्रोटीन्स कह देते हैं। तो शुरू के पहले वाले पार्ट में भी मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया था, और अभी भी मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एमिनो एसिड्स के लिए मेन ये टॉपिक्स थे 3, और ये पेप्टाइड वाला और पॉलीपेप्टाइड, ये बात का आप ध्यान रखोगे। बाकी हम इस आगे के टॉपिक को आगे कवर कर लेंगे। पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप यहाँ पे देख लेना इस चीज़ को, ये आपका ये ऐसा था ज्विटर आयन एसिडिक मीडियम में, सिर्फ इसने H+ लिया, यहाँ पर ये NH3 पॉजिटिव ही था, तो NH3 पॉजिटिव ही रहेगा, NH2 पॉजिटिव नहीं रहेगा। बाकी